हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो आज हम इस सेक्शन का लास्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 है तारा मछली में जल संवहन तंत्र। तारा मछली में जल संवहन तंत्र। ठीक है, तो तारा मछली है, ये तारा मछली संघ इकाइनोडर्मेटा इकाइनोडर्मेटा का प्राणी है। ठीक है, तारा मछली संघ इकाइनोडर्मेटा का प्राणी है तथा तारा मछली है, इसके अंदर गमन हेतु, तारा मछली में गमन हेतु विशेष प्रकार का तंत्र पाया जाता है। तारा मछली में गमन हेतु विशेष प्रकार का तंत्र पाया जाता है और उस तंत्र को ही संवहन तंत्र कहा जाता है। ठीक है, तारा मछली में गमन हेतु एक विशेष प्रकार का तंत्र पाया जाता है और उसी तंत्र को ही जल संवहन तंत्र कहते हैं। ठीक है, तो तारा मछली संघ इकाइनोडर्मेटा का प्राणी है तथा इसमें गमन के लिए एक विशेष प्रकार का तंत्र पाया जाता है जिसे जल संवहन तंत्र कहा जाता है। ठीक है, अब तारा मछली का जो शरीर देखते हैं तो तारा मछली का शरीर का जो आकार है वो चपटा होता है। तारा मछली का शरीर चपटा होता है। ठीक है, तारा मछली का शरीर चपटा होता है तथा जो तारा मछली है, इस तारा मछली का वह भाग, तारा मछली का वह भाग जिस पर मुख उपस्थित होता है, तारा मछली का वह भाग जिस पर मुख उपस्थित होता है, उस भाग को मुखीय तल कहा जाता है। उस भाग को मुखीय तल कहा जाता है, जबकि तारा मछली का वह भाग जिस पर गुदा उपस्थित होता है उसे अपमुखीय तल कहा जाता है। अपमुखीय तल कहते हैं। तारा मछली का शरीर चपटा व तारे के समान होता है, तारे के समान होता है तथा इसके शरीर पर वह भाग जिसके ऊपर या वह तल जिसके ऊपर मुख उपस्थित होता है उसे मुखीय तल कहते हैं, जबकि जिस तल पर गुदा उपस्थित होता है वो अपमुखीय तल कहलाता है। ठीक है, तो एक तरफ मुख होता है, जस्ट उसके विपरीत साइड में गुदा होता है, तो मुखीय तल और अपमुखीय तल एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ठीक है, तो अब देखो तारा मछली का जो जल संवहन तंत्र है, तारा मछली का जल संवहन तंत्र है, इसमें क्या क्या संरचनाएं पाई जाती हैं या इसका जो की बनावट है वो कैसी है। ठीक है, तो तारा मछली के जल संवहन तंत्र के अंदर निम्न संरचनाएं पाई जाती हैं। नंबर 1, प्ररंध्रक। प्ररंध्रक, देखिए ये जो तारा मछली है, इस तारा मछली के अपमुखीय तल पर, तारा मछली के अपमुखीय तल के ऊपर, तारा मछली के अपमुखीय तल के ऊपर ये जो तारा मछली है इसके अपमुखीय जो तल है, इस अपमुखीय तल के ऊपर एक छिद्र समान संरचना या एक गोलाकार डिस्क समान संरचना, एक गोलाकार डिस्क समान संरचना, तारा मछली के अपमुखीय तल पर गोलाकार डिस्क समान जो संरचना पाई जाती है उसे ही मैट्रीपोराइट या प्ररंध्रक कहते हैं। उसे मैट्रीपोराइट या प्ररंध्रक कहा जाता है। ठीक है, और ये जो प्ररंध्रक है, ये जो गोलाकार या डिस्क समान ये वाली जो संरचना है, ये संरचना ही मैट्रीपोराइट या प्ररंध्रक कहलाती है। और इस प्ररंध्रक के अंदर अनेक सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। प्ररंध्रक के अंदर अनेक सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं जिनकी जो संख्या है लगभग 250 होती है।
प्ररंध्रक के अंदर पाए जाने वाले जो सूक्ष्म छिद्र है उनकी संख्या लगभग 250 होती है। ठीक है, तो ये जल संवहन तंत्र का पहला भाग का प्ररंध्रक कहां पर उपस्थित था? अपमुखीय तल पर। तारा मछली के अपमुखीय तल पर गोलाकार या डिस्क समान जो संरचना है वो ही प्ररंध्रक कहलाती है। और प्ररंध्रक के अंदर अनेक सूक्ष्म छिद्र उपस्थित होते हैं जिनकी संख्या 250 के लगभग होती है। ठीक है, आगे देखो नंबर 2 असम नाल। असम नाल, यहां पर देखिए जो प्ररंध्रक है, इस प्ररंध्रक के नीचे की ओर, प्ररंध्रक के नीचे की ओर एक नलिकाकार संरचना होती है। प्ररंध्रक के नीचे की ओर एक नलिकाकार संरचना निकलती है और ये जो नलिकाकार संरचना है ये रिंग कैनाल या वलय नाल के अंदर मिल जाती है। तो प्ररंध्रक से निकलने वाली जो नलिकाकार संरचना जो रिंग कैनाल के अंदर मिल जाती है वो ही स्टोन कैनाल या असम कैनाल या असम नाल कहलाती है। ठीक है, तो प्ररंध्रक से निकलने वाली जो नलिकाकार संरचना है जो आगे चल करके रिंग कैनाल में मिलती है वही ही असम नाल कहलाती है। ध्यान रखिए जो असम नाल है, इस असम नाल के ऊपर चूने के जमाव के कारण, असम नाल पे चूने के जमाव के कारण ये जो असम नाल है ये काफी कठोर हो जाती है और इसी कारण ही इसके ऊपर चूने के जमाव के कारण काफी कठोर हो जाती है और इसी कारण ही इसको स्टोन कैनाल या असम नाल, असम का मतलब होता है पत्थर, ठीक है, इसीलिए इसको स्टोन कैनाल या असम नाल के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये तो जल संवहन तंत्र के दूसरा भाग का असम नाल। नंबर 3 रिंग कैनाल या वलय नाल। रिंग कैनाल या वलय नाल, यहां पर देखना ये तारा मछली की 5 भुजाएं होती हैं। ठीक है, ये तारा मछली की 5 भुजाएं हैं और इन 5 भुजाएं या फिर ऐसे कह सकते हैं ये 5 भुजाएं आपस में मिलकर के, ये 5 भुजाएं आपस में मिलकर के एक वलय समान संरचना का निर्माण करती हैं। ठीक है, तारा मछली की जो 5 भुजाएं हैं ये 5 भुजाएं मिलकर के एक वलय समान संरचना का निर्माण करती है जिनको ये रिंग कैनाल या वलय नाल कहा जाता है, जिसे रिंग कैनाल या वलय नाल या इसको जल नाल भी कहते हैं। ठीक है, तो रिंग कैनाल है, इसका जो निर्माण है तारा मछली की 5 भुजाओं के द्वारा होती है, फिर तारा मछली की सभी भुजाएं मिलकर के करती हैं। ये जो रिंग कैनाल है या फिर वलय नाल, ये जो गोलाकार आपको दिखाई दे रही है, इससे एक अरिये नाल निकलती है। रिंग कैनाल से एक अरिये नाल निकलती है और ये अरिये नाल है वो सभी भुजाओं के अंदर जाती है। ठीक है, तो रिंग कैनाल से एक नलिकाकार संरचना निकलती है जो सभी भुजाओं के अंदर जाती है जिसको अरिये नाल या रेडियल कैनाल कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा 2 भुजाओं के अंदर, प्रत्येक जो 2 भुजाएं हैं इन 2 भुजाओं के अंदर एक जोड़ी कठोर पिंड समान संरचना पाई जाती है। एक जोड़ी कठोर पिंड समान संरचना पाई जाती है और इस पिंड समान संरचना को टीडमान के पिंड कहा जाता है। ठीक है, तो रिंग कैनाल के अंदर प्रत्येक 2 भुजा के अंदर, रिंग कैनाल के अंदर प्रत्येक 2 भुजा के मध्य में कठोर पिंड समान संरचनाएं पाई जाती हैं। एक जोड़ी कठोर पिंड समान संरचनाएं पाई जाती हैं और इन कठोर पिंड समान संरचना को टिंडमान के पिंड कहा जाता है। ध्यान रखना जो टिंडमान के जो पिंड हैं ये
जिसके ऊपर प्ररंध्रक उपस्थित होता है। यदि ये जो जिन दो भुजाओं के मध्य प्ररंध्रक उपस्थित होता है, उन दो भुजाओं के मध्य केवल एक ही टीडमान का पिंड पाया जाता है। ठीक है, प्रत्येक दो भुजा के मध्य तो कितने हैं? 2 हैं, लेकिन जिन दो भुजाओं के मध्य में प्ररंध्रक या मैट्रिपोराइट उपस्थित होता है, उसके अंदर उन दो भुजाओं के मध्य जो रिंग कैनाल है, उसमें केवल एक ही टीडमान के पिंड उपस्थित होता है। इस प्रकार से जो वलय नाल है, इसके अंदर टोटल 9 टीडमान के पिंड उपस्थित होते हैं। जो वलय नाल है, इसके अंदर टोटल 9 टीडमान के पिंड उपस्थित होते हैं। ठीक है, आगे देखो, तो पहला भाग कौन सा था? प्ररंध्रक। सेकंड भाग था असम नाल। तीसरा भाग था वलय नाल। नंबर 4 पेलियन वेसिकल। नंबर 4 पेलियन आस्य या पेलियन वेसिकल। ध्यान देना, जो 2 टीडमान के पिंड हैं, दो भुजाओं के मध्य क्या उपस्थित हैं? 2 टीडमान के पिंड। तो प्रत्येक जो 2 टीडमान के जो पिंड हैं, इनके मध्य में एक गुब्बारे के समान फूली हुई संरचना पाई जाती है। एक गुब्बारे के समान फूली हुई संरचना पाई जाती है, और इस गुब्बारे के समान फूली हुई संरचना को ही पेलियन वेसिकल या पेलियन आस्य कहा जाता है। ठीक है, रिंग वलय के मध्य में, जो रिंग वलय है, इसके अंदर उपस्थित जो टीडमान के पिंड के मध्य एक गुब्बारे के समान फूली हुई संरचना पाई जाती है, जिसे पेलियन आस्य कहा जाता है। पेलियन जो आस्य है, ये तारा मछली में जल दाब का नियंत्रण करने का कार्य करती है। जो पेलियन आस्य है, इसके द्वारा एक तरह से जो जल स्रोत होता है, उस जल स्रोत की भांति ही कार्य किया जाता है। यानी तारा मछली में पेलियन आस्य है, वो जल दाब का नियंत्रण करती है, और जल दाब का नियंत्रण है वो जल स्रोत की तरह करती है। ठीक है, तो चौथा जो भाग हो गया पेलियन आस्य। नंबर 5 रेडियल कैनाल या आर्ये नाल। रेडियल कैनाल या आर्ये नाल, यहां पर ध्यान देखना, रिंग कैनाल है, ये किससे मिलकर के बनी हुई है? 5 भुजाओं के द्वारा, और रिंग कैनाल से एक नलिकाकार संरचना निकलती है। रिंग कैनाल से एक नलिका समान संरचना निकलती है, और ये जो एक नलिकाकार संरचना है, ये प्रत्येक भुजा के अंतिम भाग तक जाती है। ये नलिकाकार संरचना प्रत्येक भुजा के अंतिम भाग तक जाती है, या फिर ऐसे कह सकते हैं, रिंग कैनाल से एक नाल निकलती है, जो प्रत्येक भुजाओं के अंतिम भाग तक जाती है, जिसे रेडियल कैनाल या आर्ये नाल के नाम से जानते हैं। जिसे रेडियल कैनाल या आर्ये नाल कहा जाता है। ठीक है, आगे देखो, नंबर 6 पार्श्व नाल या लेटरल कैनाल। पार्श्व नाल या लेटरल कैनाल, यहां पर देखिए, प्रत्येक भुजा के अंदर जो नाल होती है, उसको तो क्या बोलेंगे? आर्ये नाल। और जो आर्ये नाल है, इस आर्ये नाल के ऊपर एकांतर क्रम में, जो आर्ये नाल है, इसके दोनों तरफ प्रत्येक जो आर्ये नाल है, इसके दोनों तरफ एकांतर क्रम में छोटी छोटी नालें निकलती हैं। छोटी छोटी नालें निकलती हैं, जिन्हें लेटरल कैनाल या पार्श्व नाल कहा जाता है।
जिसे लेटरल कैनाल या पार्श्व नाल कहा जाता है। इन जो आर्य नाल है, इस आर्य नाल के दोनों तरफ या दोनों दिशा के अंदर छोटी छोटी नाल एकांतर क्रम में, एक इस साइड फिर एक इस साइड फिर दूसरी साइड फिर इस साइड और फिर ऐसे एकांतर क्रम में जो नाल निकलती है उन्हें लेटरल कैनाल कहा जाता है। जो लेटरल कैनाल है इसके ऊपर उपस्थित जो कपाट होते हैं, इसके ऊपर जो उपस्थित कपाट होती हैं वो एक दिशीय प्रवाह में खुलते हैं, जो एक दिशीय प्रवाह में खुलते हैं, जिससे ये जल के प्रवाह को एक ही दिशा में बनाए रखते हैं। ठीक है, तो इनके जो लेटरल कैनाल के कपाट हैं वो एक ही दिशा में खुलते हैं, जिससे एक ही दिशा के अंदर जल का प्रवाह है वो बना रहता है, या जल का प्रवाह एक ही दिशा में प्रवाहित होता है। ठीक है, तो ये तो अगला पार्ट अपना हो गया कौन सा, पार्श्व नाल। नंबर 7 नाल पाद। नाल पाद देखिए बेटा, ये तो थी आर्य नाल, और आर्य नाल से क्या निकलनी है, लेटरल कैनाल या पार्श्व नाल। और पार्श्व नाल के ऊपर की ओर, पार्श्व नाल के ऊपर की ओर एक ड्रॉपर समान संरचना पाई जाती है, यानी कि तारा मछली की जो भुजा है इसमें उपस्थित है रेडियल कैनाल। रेडियल कैनाल से निकल रही है छोटी छोटी लेटरल कैनाल, और लेटरल कैनाल के ऊपर एक ड्रॉपर समान, जो ड्रॉपर होता है उस ड्रॉपर के समान संरचना पाई जाती है। और जो ड्रॉपर के समान जो संरचना होती है इसे ही नालपाद कहा जाता है। इन ड्रॉपर के समान जो संरचना है उसे ही नालपाद कहते हैं। ठीक है, और जो ड्रॉपर जो नालपाद है, इस नालपाद का एक सिरा फूला हुआ होता है, जो फूले हुए सिरे को एम्पुला कहा जाता है, जबकि जो बाकी का जो शेष भाग है वो लंबा सकरा होता है, जिसे पोडियम कहा जाता है। नालपाद का जो फूला हुआ सिरा है वो एम्पुला कहलाता है, जबकि बाकी का जो शेष बचा हुआ लंबा सकरा भाग है वो पोडियम कहलाता है। ठीक है, नालपाद के अंदर अनुदैर्ध्य पेशियां, नालपाद के अंदर अनुदैर्ध्य पेशियां पाई जाती हैं, जिससे कि नालपाद के अंदर संकुचन की क्रिया होती है। ठीक है, नालपाद है, इस नालपाद के अंदर अनेक अनुदैर्ध्य पेशियां पाई जाती है, जिससे नालपाद में संकुचन की क्रिया होती है। तो ये तो था बेटा अपना जो तारा मछली है, उस तारा मछली के अंदर जो जल संवहन है उस जल संवहन की संरचना। एक बार दोबारा देख लो, जो जल संवहन है इसके निम्न पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 प्ररंध्रक, जो तारा मछली का अपमुखीय तल है, उस अपमुखीय तल पर एक गोलाकार डिस्क समान संरचना पाई जाती है, जिसे मैट्रिपोराइट या प्ररंध्रक कहा जाता है, जिसके अंदर अनेक छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जिनकी संख्या लगभग 250 होती है। आगे देखना, सेकंड भाग है स्टोन कैनाल या असम नाल। तो प्ररंध्रक है, इस प्ररंध्रक से एक सक्रिय नलिका निकलती है, जो आगे चल करके रिंग कैनाल के अंदर मिल जाती है, आगे चल करके रिंग कैनाल में मिल जाती है, जिसे स्टोन कैनाल या असम नाल के नाम से जानते हैं। असम नाल में ये जो नलिका समान संरचना है, इसमें चूने के जमाव के कारण ये काफी कठोर होती है, इसीलिए इसे स्टोन कैनाल या असम का मतलब होता है पत्थर नाल के नाम, असम नाल के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, तीसरा जो भाग है इसका रिंग कैनाल। तारा मछली की जो प्रत्येक भुजा है, सभी भुजा आपस में मिलकर के एक गोलाकार कैनाल का या गोलाकार नाल का निर्माण करती हैं, जिन्हें रिंग कैनाल या जल नाल के नाम से जानते हैं। रिंग कैनाल है, इस रिंग कैनाल से
रिंग कैनाल से एक अरीय नाल निर्मित होती है जो तारा मछली की सभी भुजाओं के अंदर जाती है। ठीक है, प्रत्येक दो भुजाओं के मध्य एक जोड़ी कठोर पिंड पाए जाते हैं जिन्हें टीडमान के पिंड भी कहा जाता है। लेकिन ये जो टीडमान के पिंड है, जब जिन दो भुजाओं के मध्य प्ररंध्रक उपस्थित होता है उनमें इसकी संख्या केवल एक होती है। इसलिए जो तारा मछली की जो रिंग कैनाल है उसके अंदर टोटल 9 टीडमान के पिंड पाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखो, ये तो हुआ अपने कौन सा रिंग कैनाल या वलयनाल। अगला है पेलियन आशय। जो टीडमान के पिंड है, इन टीडमान के पिंड के मध्य एक फूली हुई गुब्बारे समान संरचना पाई जाती है जिसे पेलियन वेसिकल कहा जाता है, पेलियन आशय कहते हैं। पेलियन आशय का तारा मछली में कार्य होता है जल दाब का नियंत्रण करना और ये जल स्रोत की भांति कार्य करती है। ठीक है, आगे देखो, रेडियल कैनाल। जो वलय नाल है, इस वलय नाल से एक सकरी नाल निकलती है। जो ये सकरी नाल जो तारा मछली है उसकी प्रत्येक भुजा के अंदर अंतिम भाग तक जाती है और ये नाल अरीय नाल कहलाती है, रेडियल कैनाल कहलाती है। ठीक है, उसके बाद है लैटरल कैनाल या पार्श्व नाल। पार्श्व जो रेडियल कैनाल है, इस रेडियल कैनाल से एकांतर क्रम में छोटी छोटी नालें निकलती हैं जिन्हें लैटरल कैनाल कहा जाता है। और जो लैटरल कैनाल है इसके ऊपर कपाट उपस्थित होते हैं जो एक दिशीय होती है, जो जल के प्रवाह को एक दिशीय ही बनाए रखते हैं। ठीक है, तो ये हो गई लैटरल कैनाल। ठीक है, उसके बाद में आता है नालपाद। जो लैटरल कैनाल है, इस लैटरल कैनाल के ऊपर एक ड्रॉपर समान संरचना पाई जाती है जिसे ही नालपाद कहा जाता है। और नालपाद का जो फूला हुआ भाग है वो एम्पुला कहलाता है। बाकी का जो शेष बचा हुआ सकरा लंबा भाग है वो पोडियम या पादक कहलाता है। ठीक है, तो पोडियम या पादक है, इसके ऊपर जो पोडियम या जो पादक है इसका अंतिम सिरा है वो चूसक के अंदर रूपांतरित होता है। साथ ही जो नालपाद है इनमें अनुदैर्ध्य पेशियां पाई जाती हैं। ये अनुदैर्ध्य पेशियां हैं गमन के समय संकुचन उत्पन्न करती हैं। ठीक है, तो ये तो था तारा मछली का जो जल संवहन तंत्र है उसकी संरचना। नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है जो तारा मछली है, उस तारा मछली के अंदर गमन की क्रियाविधि कैसे होती है। गमन की क्रिया विधि, तारा मछली में गमन की क्रिया विधि। ठीक है, तारा मछली में जब गमन होता है तो गमन के समय जो इनके नालपाद हैं, गमन के समय जो नालपाद का जो फूला हुआ भाग है वो कहलाता है एम्पुला। इस एम्पुला के अंदर गमन के समय इस एम्पुला की जो अनुदैर्ध्य पेशियां हैं, इन अनुदैर्ध्य पेशियों के अंदर संकुचन होता है। संकुचन के कारण जो एम्पुला है ये सकरा हो जाता है जिससे इसके अंदर जो उपस्थित जल है वो इसके अंदर उपस्थित जो जल है वो पोडियम के अंदर आ जाता है। जल है वो एम्पुला से पोडियम के अंदर आ जाता है जिससे जो पोडियम है ये आकार में थोड़े लंबे हो जाते हैं या पोडियम के आकार में वृद्धि हो जाती है। और वृद्धि होने के कारण जो पोडियम है वो धरातल से, पोडियम के जो चूसक हैं वो धरातल से चिपक जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले एम्पुला की जो अनुदैर्ध्य पेशियां हैं उनमें संकुचन होगा। संकुचन से जो जल है वो पोडियम में आ जाएगा जिसके कारण पोडियम है ये इनके आकार में वृद्धि होगी या लंबाई में वृद्धि होगी। लंबाई में वृद्धि होने के कारण ये जो पोडियम है ये किसी धरातल से चिपक जाएंगे, धरातल के संपर्क में आएंगे जिससे कि इनके जो चूसक हैं ये धरातल की सहायता से चिपक जाते हैं। और जब चूसक व धरातल के मध्य निर्वात हो जाता है, निर्वात उत्पन्न हो जाता है जब ये धरातल को अच्छी तरह से पकड़ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में अब पहले तो एम्पुला की अनुदैर्ध्य पेशिया में संकुचन हुआ है, उसके बाद जो पोडियम है इस
पोडियम की अनुदैर्ध्य पेशियों में संकुचन होता है। अब इनकी अनुदैर्ध्य पेशियों में संकुचन होने के कारण जो जल है वो जल पोडियम से एम्पुला के अंदर चला जाता है, जल पोडियम से एम्पुला के अंदर चला जाता है, जिससे कि जो इनके नालपाद हैं, ये नालपाद की जो लंबाई है वो कम हो जाती है, या लंबाई इनका जो आकार है वो कम हो जाता है। ठीक है, पहले एम्पुला की अनुदैर्ध्य में पेशियों में संकुचन हुआ, जिससे जल है वो पोडियम में आया, और पोडियम में आने के कारण पोडियम की लंबाई में वृद्धि होती है, और वृद्धि होने से इनके चूसक धरातल से चिपक जाते हैं। उसके बाद में जो पोडियम है, इन पोडियम की अनुदैर्ध्य पेशियों में संकुचन होगा और जल एम्पुला के अंदर प्रवेश करेगा, जिससे पोडियम की लंबाई है वो कम हो जाती है, अतः ये धरातल से हट जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट अगला, एक बार एम्पुला में हो गया और एक बार पोडियम में। अब नेक्स्ट जो अगला एम्पुला के अंदर, अगला जो एम्पुला में संकुचन होगा, या अगली बार जब एम्पुला की अनुदैर्ध्य पेशियों में संकुचन होगा, उससे पहले, ठीक है, पहले जैसे एम्पुला की अनुदैर्ध्य पेशियों में संकुचन हुआ, उसके बाद में हुआ जो पोडियम है इनकी पेशियों में संकुचन हुआ। अब दोबारा एम्पुला की पेशियों में संकुचन होगा, लेकिन दूसरे एम्पुला की पेशियों में संकुचन होने से पहले ये जो पोडियम है ये आगे की ओर मुड़ जाते हैं, पोडियम आगे की ओर मुड़ जाते हैं। आगे की ओर मुड़ने के कारण ये ऐसे दिखाई देते हैं जैसे कोई जीव पैरों की सहायता से आगे की ओर गति कर रहा हो। ठीक है, अब जैसे ही इनके अंदर संकुचन होगा, वापस इसकी लंबाई में वृद्धि होगी, और लंबाई में वृद्धि होने के कारण ये वापस से धरातल में चिपक जाएंगे। फिर इनके पोडियम में संकुचन होगा, पोडियम में संकुचन होने के कारण इनकी लंबाई कम हो जाएगी और धरातल से हट जाएंगी। ये जो क्रिया है वो लगातार चलती रहती है, और ये जो क्रिया है, ये क्रिया सभी नालपाद यानी तारा मछली की सभी भुजाओं में उपस्थित जो नालपाद हैं उनमें एक समान होती है। इसलिए जब तारा मछली जो गमन करती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई सैनिकों की परेड हो रही हो। जब तारा मछली गमन करती है तो ऐसा महसूस होता है या ऐसा दिखाई देता है जैसे कोई सैनिकों की परेड हो रही हो। ठीक है, तो बेटा ये तो था तारा मछली के अंदर गमन की क्रिया विधि, और इसी के साथ अपना ये जो चैप्टर और ये जो बुक है ये समाप्त होती है। धन्यवाद।